हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो, हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 6 यानी कि लैंड यूज को स्टार्ट किया है। तो इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अब ये कौन सा लेक्चर है, ये है लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो बताइए भाई, सब लोग तैयार हैं? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने यहाँ तक बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब चलो यहाँ पे हम चलते हैं, आगे वाले टॉपिक्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ट्रांजिशनल एरियाज एंड सबर्ब्स। ठीक है, अब ये ट्रांजिशनल एरिया मतलब क्या होता है, तो देखो मैं आपको पहले ना एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद हम टेक्स्ट बुक में चलेंगे। तो देखो स्टूडेंट, मान लीजिए ये आपका क्या है, अर्बन एरिया है। क्या है ये, अर्बन एरिया। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है, रूरल एरिया। तो ये जो आपका रूरल मतलब जो गांव वाला एरिया है ना, वो देखो अर्बन एरिया के बॉर्डर पे लोकेटेड है। ठीक है, तो अब देखो इसकी वजह से यहाँ पर जो आपको एरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस वाला एंड दिस वाला। ठीक है, यानी इनके बीच में जो एरिया आता है ना प्यारे बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल एरियाज कहते हैं। यानी यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ के कुछ भागों में तो आपको मतलब रूरल और अर्बन दोनों सुख सुविधाएं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये होता है, समझ आया। यानी आप समझिएगा कि दोनों का मिक्सिंग हमें यहाँ पर ट्रांजिशनल एरियाज में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे अर्बन एरियाज में किस प्रकार से लैंड का यूज किया जाता था, रूरल एरिया में कैसे यूज किया जाता था, दोनों का मिक्सचर आपको यहाँ के लैंड पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में और फिर समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले बता दिया दोनों का मिक्सिंग, तो समझिएगा। देखिए, रूरल सेटलमेंट जो है वो कहाँ पर होते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स के बाउंड्री के पास समझ लीजिए लोकेटेड है, जिसे मैंने आपको बना करके बताया था, है ना। लेकिन जो इंटरमीडिएट यानी जो बीच में आने वाला एरिया है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल एरिया कहते हैं। क्योंकि एक साइड में तो आपका अर्बन है, एक साइड में तो आपका रूरल है। अब जो बीच में आया वो कौन सा एरिया हो जाएगा, ट्रांजिशनल एरियाज हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाले एरिया में क्या होता है, देयर इज अ ब्लेंड ऑफ रूरल एंड अर्बन लैंड यूज। यानी ब्लेंड मतलब क्या होता है, मिक्सिंग होना। ठीक है, तो रूरल और अर्बन लैंड यूज का यहाँ पे मिक्सिंग हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इन दिस एरियाज लैंड यूज इज ऑफ अ मिक्स्ड नेचर, बोला ना मैंने। और ये जोन में क्या होता है, इन दिस जोन कल्चरल एक्टिविटीज आर ऑल्सो अ मिक्स टाइप, यानी कि जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है वो भी मिक्स टाइप की होती है। राइट, और क्या बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, अब देखो ओवर द टाइम यानी क्या होगा, अब धीरे धीरे करके देखो, जैसे कि ये वाले जो एरियाज है ना, अब धीरे धीरे करके इनका डेवलपमेंट होता है। और फिर ये मान लीजिए ये आपका बड़ा कोई शहर है, बिग सिटी है ना, तो इसके आसपास में ये भी शहर का ही रूप ले लेते हैं। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब ये इनको ना हम ये सबब बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं प्यारे दोस्तों, ये सबब बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बातें दी गई हैं, आप देखिएगा। ओवर टाइम दिस एरिया इज कन्वर्टेड टू एन अर्बन एरिया, यानी कि क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये धीरे धीरे करके अर्बन एरिया मतलब शहर जैसा बन जाता है। एंड दिस रीजन बिकम, और ये रीजन क्या बन जाता है, सबब बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो बांद्रा एंड भांडू। ठीक है, और ये कैसे एरियाज हैं, मुंबई सिटी के ना सबब एरियाज हैं। ओके, जैसे पहले ट्रांजिशनल थे, फिर धीरे धीरे करके ये बन चुके हैं, अब पूरे सिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। राइट, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ट्रांजिशनल एरियाज एंड सबर्ब्स क्या होते हैं, क्लियर है ना आप सभी लोगों को। चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, प्लान सिटी की बात करेंगे, प्लान सिटीज। ठीक है, प्लान का मतलब क्या होता है, कोई चीज प्लान करना, और सिटी यानी क्या होता है, शहर, हम सभी जानते हैं। तो ये प्लान सिटी क्या है, तो देखो बच्चों हुआ क्या था, आपको पूरी कहानी समझनी पड़ेगी इसके लिए। देखिएगा, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपको पता है ना, देखो जैसे कोई भी नई चीज होने को होती है और सब लोग जब उसके साथ में चलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन। राइट, तो जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद देखिएगा अर्बनाइजेशन जो है ना वो लार्ज स्केल पे ओके पूरे वर्ल्ड में होना चालू हो गया। क्योंकि आप बताइए, अगर हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं किसी भी क्षेत्र में तो धीरे धीरे करके वो डेवलप होगा और वो शहर बन जाएगा, क्योंकि लोग दूर दूर से आएंगे वहां पे काम करने के लिए, है ना। क्योंकि फैक्ट्री हमने लगा दी, कंपनी लगा दी, तो लोग आएंगे काम करने के लिए, काम करने के लिए आ रहे हैं, वो आकर के यहीं पे रहने भी लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, उस एरिया का जो पॉपुलेशन है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। राइट, तो वो धीरे धीरे करके अर्बनाइजेशन होने लगा। और आप समझिएगा कि पहले जो अर्बनाइजेशन था ना वो वेल प्लान्ड नहीं था। ठीक है, मतलब अच्छे से उसकी प्लानिंग नहीं की गई थी, बस हमने इंडस्ट्रीज लगा दिए, फिर उसके बाद जिसको जहां मन करे वहां पे रह रहा है, जैसा मन करे वैसे बनाए जा रहे हैं, मतलब कहीं पर भी। ठीक है, पूरी प्लानिंग अच्छे से नहीं थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, देखिएगा यहाँ पे समझते हैं, सिटीज बिगेन टू ग्रो इन अ हैव्जार्ड मैनर, मतलब सिटीज जो है वो ऐसे ही क्या होने लगे, हाफजार्ड
मतलब मैनर में ना क्या होने लगे, ऑर्गेनाइज्ड होने लगे। समझिएगा, देखो हाफजेड का मतलब क्या होता है ना, देखो एक तो आपका ऑर्गेनाइज होता है, दूसरा आपका डिसऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज मतलब क्या, जब हम सोच समझ करके सारी चीजों को रखते हैं वो ऑर्गेनाइज होता है, और डिसऑर्गेनाइज मतलब क्या, ऐसे कहीं पर भी कुछ भी सामान बिखर दिया। ओके, तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन बनी ना वो कैसी बन रही थी, देखिएगा हाफजेड यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से लोग वहां पे रहने लगे, और इसी प्रकार से जो सिटीज हैं वो बनने लगी। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर अ लार्ज स्केल माइग्रेशन टू सिटीज अकर्ड। और फिर यहाँ पे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी थी ना, तो लोग आ रहे थे काम करने के लिए, काम की तलाश में, तो यहाँ पे माइग्रेशन भी हमें ज्यादा देखने के लिए मिल रहा था। राइट, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, देखिएगा द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज ऑलवेज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द सिटीज। ओके, तो इसकी वजह से जो लैंड है ना प्यारे दोस्तों, इसकी स्केर्सिटी हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पहले से कुछ प्लानिंग नहीं किया गया है, कहीं पर भी लोग घर बना करके रह रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। इसीलिए देखिएगा बहुत जरूरी होता है कि अगर आप सिटीज बना रहे हो ना तो प्लान वे में बनाओ, यानी पहले से प्लान कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें किस किस चीज को रखना है। ठीक है, जैसे रहने का एरिया कितना होगा, ओके, इंडस्ट्रीज हम कितने एरिया में लगाएंगे, जैसे कोई भी शहर अब विकसित होने से पहले जानते हो, पहले उसका पूरा ना लेआउट बना लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हम लगाने वाले हैं, ये सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा अब इसके आगे का मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आया ना कि कैसे कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अगर सिटीज कैसा था, वेल प्लान नहीं था, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी सिटीज के अंदर, है ना। तो लिमिटेड लैंड, varied land uses and burgeoning cities resulted in the thought of having planned cities for the future। यानी जब ऐसा देखने के लिए मिला कि लैंड तो लिमिटेड है बट यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से देखो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ना ये वाला कॉन्सेप्ट आया कि हम क्या करेंगे, प्लान सिटी बनाएंगे। यानी सिटीज जब बनाई जाएंगी तो कैसे बनाई जाएंगी, प्लान वे में बनाई जाएंगी। ठीक है, पहले से सब कुछ देख लिया जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज करना है। ठीक है, तो इवन बिफोर अ सिटी ग्रोस इट्स लैंड, देखो यहाँ पे सिटी बनने के भी पहले लैंड का जो यूज है ना वो पहले से डिटरमाइन कर लिया जाएगा। ओके, ये पूरा लेआउट हम बना लेंगे। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो आप देखो यहाँ पर पूरा लेआउट बना करके प्लान तरीके से कौन कौन से सिटीज बनाए गए हैं उनके जरा हम नाम देख लेते हैं। तो एक तो आपका सिंगापुर और सियोल है जो कहाँ पर है, साउथ कोरिया में है। जूरिक कहाँ पर है प्यारे बच्चों, स्विट्जरलैंड में। ये सभी प्लान सिटीज हैं, मतलब पहले से प्लानिंग करके और फिर इनको बनाया गया है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। ब्राजीलिया आपका ब्राजील में है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर ये हमारे भारत में है। ठीक है, ये भी प्लान सिटीज है। तो ये कुछ प्लान सिटीज के एग्जांपल है, याद रखिएगा। ओके, तो ये बात समझ में आई आप लोगों को, प्लान सिटी को लेकर के मैंने आपको क्या समझाया, समझ गए ना अच्छे से। देखो आफ्टर रिवॉल्यूशन क्या हुआ था कि पहले से कुछ प्लानिंग नहीं थी, इंडस्ट्रीज तो लगा दी, अब लोग आते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी वहां पे बनती जा रही है। ठीक है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ प्लानिंग नहीं है कि किसको कहाँ पे रहना है, क्या करना है। इसकी वजह से कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो फिर इन लोगों ने क्या सोचा कि अब हम सिटी को बनाने से पहले क्या करेंगे, पूरी चीजों को प्लान कर लेंगे कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पर बनानी है। और ये देखो कुछ प्लान सिटी के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए भी गए हैं, यानी इन सिटीज को पूरे प्लान वे में बनाया गया था। ठीक है, चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। दो देशों का दिया गया है, एक हमारा इंडिया का दिया है 2011 में लैंड का यूज किस प्रकार से हो रहा था, और ये जापान में कैसे हो रहा था। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जब ये पीला कलर आपको दिखे आप समझ जाना है कि ये लैंड है सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो जापान में कितना लैंड है, कितना लैंड सुटेबल है फॉर एग्रीकल्चर। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे ना इतना लैंड सुटेबल है फॉर एग्रीकल्चर, यानी 11.7। ठीक है, और इसके अलावा हमारे भारत में 52.8 यानी आधे से भी ज्यादा भूमि तो कृषि में ही लगी हुई है। आप समझ जाइएगा हमारे देश के अंदर। ये भारत वाला है, ये हमारा जापान वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एग्रीकल्चर, सॉरी क्या है, परमानेंट एग्रीकल्चर। देखो इसके कितने भाग में, ओनली 0.8। और इसमें देखिएगा हमारे यहाँ पे परमानेंट एग्रीकल्चर कितना है, 4.2। ठीक है, और फिर उसके बाद फॉरेस्ट देखो यहाँ पे जापान में काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं, बाकी भारत में कम है। और परमानेंट पास्चर्स यानी क्या होता है दोस्तों, ये कलर आपको जहां दिखे परमानेंट पास्चर आप समझ लीजिएगा। पास्चर यानी बताया था ना मैंने, चारागाह। ठीक है, तो वो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बाकी इसमें है अन अदर्स, बाकी अदर्स इसमें इतना है, अदर्स इसमें इतना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अलग अलग देशों में लैंड का ना अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हर देश अपनी आवश्यकता के हिसाब से लैंड का यूज करते हैं। जैसे आप जापान में देख रहे हो सबसे ज्यादा इन लोगों ने लैंड यूज किया है फॉर
फॉरेस्ट, ठीक है, और हम लोगों ने सबसे ज्यादा खेती के लिए इसका उपयोग किया है, आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अलग अलग देशों में ना डिफरेंसेस देखने के लिए आपको मिलेगा। तो देखो इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जरा हम समझ लेते हैं। तो आपने यहाँ से रियलाइज किया होगा कि डिफरेंट कंट्रीज में क्या होता है, द परसेंटेज अंडर वेरियस लैंड यूज इज डिफरेंस, यानी लैंड यूज का जो परसेंटेज है वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है ना। बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, इट्स क्वालिटी एंड नीड्स, लैंड यूज टाइप्स वैरी, यानी कहने का मतलब क्या है कि सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं। ओके, मान लीजिए कहीं पे पॉपुलेशन कम है तो वहां पे रेसिडेंशियल एरिया कम होगा, कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे रेसिडेंशियल एरिया ज्यादा होगा, वहां पे लैंड का यूज ज्यादा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए किया जाएगा। तो सबके अपने अपने नीड्स है, क्वालिटी ऑफ नीड्स के हिसाब से क्या किया जाता है, लैंड के अलग अलग जो यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट देशों में होते हैं, ठीक है। जापान में हमने देखा था ना, देखिएगा कि परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे फॉरेस्ट वाला लैंड काफी ज्यादा है, और जो परमानेंट एग्रीकल्चर है ना वो क्या है प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे कम है, काफी कम है, हमने देखा था, राइट। As compared to that India, the percentage of land under the forest is low, while the percentage of land under the permanent agriculture is high। ठीक है, इसमें हमने देखा था ना कि हमारा जो परमानेंट एग्रीकल्चर है प्यारे बच्चों, कहाँ गया परमानेंट एग्रीकल्चर, कहाँ गया, ये देखो है ना, और इसमें कम था और इसमें ज्यादा था। तो इस प्रकार से आप कंपेयर करके इसको समझ सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग देश अपने हिसाब से जो लैंड है ना उसका यूज करते हैं, उनके पास जितनी भूमि अवेलेबल है उसमें से वो यूज करते जाते हैं एज पर देयर नीड्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक समझ आया, हमने लैंड के बहुत सारे यूज देख लिए। अब जरा लैंड का जरा मालिक की बात कर लेते, ओनरशिप की बात कर लेते। देखो जैसे हमारी भूमि है ना, हमारा खेती करने लायक कोई भूमि है, तो अब उसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि वो आपकी भूमि है, आपके नाम से है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कागज बनाते हैं, ठीक है। कागज पे लिखा रहता है कि ये इतने एरिया का फिट, ठीक है, इतने स्क्वायर मीटर इनके नाम से है, ऐसे करके, बराबर। तो आइए जरा इसी में से एक हमारा जो फॉर्म है ना वो आता है किसका, 7/12 एक्सट्रैक्ट नाम से जाना जाता है, जिसको महाराष्ट्र के अंदर हम क्या कहते हैं, 7/12 कहते हैं, 7/12 उतारा, ठीक है, क्या कहते हैं, 7/12। इसको 7/12 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 7 है, मतलब इसमें दो फॉर्म्स होते हैं, आप समझिएगा। एक आपका होता है 7, इसीलिए वो 7 हो गया, और दूसरा फॉर्म क्या होता है 12, तो इसीलिए दोनों मिला करके हमने कह दिया है 7/12, ठीक है। और ये किसके द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना उनके द्वारा, ठीक है, जो गवर्नमेंट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनके द्वारा आपको ये मिल सकता है। मतलब अगर आपको अपने खेत का, अपने किसी लैंड का ये बनवाना है तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है। ओके, तो ओनरशिप जो है लैंड की प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। तो लैंड का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है, तो यहीं पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है। और ये जो आपका 7/12 है इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई होती हैं उस लैंड को लेकर के, कि आपका लैंड कहाँ से कहाँ तक है, इसमें कौन सी प्रकार की फसल उगाई जाती है, किसके नाम से, ये सब कुछ भी दिया रहेगा। आओ मैं आपको दिखाती हूँ 7/12, ये आपका गाँव नमूना 7 है, ठीक है। देखो ये 7 है, 7 इसमें लिखा रहेगा भोगवटदार वर्ग 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भूमि है ना, ये भूमि इनके पूर्वजों से चली आ रही है, यानी कि ये भूमि इन लोगों ने खरीदा नहीं है, बल्कि इनके पहले इनके दादाजी की थी, फिर दादाजी से इनके पापा पे आई, पापा से अब इनके हाथ में आ गई, है ना, यानी ऐसे करके भूमि चल रही है। अगर यहाँ पे भोगवटदार 2 रहेगा, मतलब कि इन लोगों ने जैसे जो गवर्नमेंट है या फिर सरकार है जिनके पास भूमि नहीं थी उनको दिया है जीने खाने के लिए, ठीक है, तो वो भोगवटदार 2। यानी इससे ना सारी चीजें समझ में आती है, और ये भी पता चलता है कि आप इसका टैक्स कितना पे कर रहे हो, क्योंकि हमें टैक्स भी भरना होता है ना, तो इसका टैक्स भी बताएगा। और ये भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर और किसी का अधिकार है कि नहीं है, आपने कहीं से लोन तो नहीं ले रखा, या फिर आपने इसको गिरवी तो नहीं दिया है, ये सब कुछ भी यहाँ पे सारी चीजें जो है वो लिखी रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारा 7 हो गया, नमूना 7 है ना। और फिर उसके बाद ये है आपका नमूना 12। अब 12 के अंदर ना क्या लिखा रहता है, तो वही खेत के बारे में लिखा रहता है कि इसमें ना कौन सी फसल उगती है, ठीक है, फसल के बारे में, सिंचाई के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये 12 वाले में लिखी रहती है। और इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं, इन दोनों नमूनों पत्रों को मिला करके हम कहते हैं प्यारे बच्चों 7/12 एक्सट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है, 7/12 उतारा। ओके, समझ में आया। देखो अ सैंपल ऑफ 7/12 देख लो अच्छे से।
बस इसको देखना है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ आपको समझना नहीं है। ओके, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इसका मीनिंग बताओ, ये बताओ, कुछ नहीं पूछेंगे, बस आप देख लो कि ऐसे होता है। ये 7 है और ये आपका 12 है, ठीक है। और पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको बता ही दिया। अब उसके बाद यहाँ पर आता है प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी कार्ड, ठीक है। प्रॉपर्टी कार्ड ये है आपका प्रॉपर्टी कार्ड। जैसे मान लीजिए कोई भूमि ऐसी है नॉन एग्रीकल्चरल भूमि, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी कार्ड में ना उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। आओ मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर्टी कार्ड के बारे में कहाँ पे लिखा है। ये सब आप पढ़ लेना। वही ऑक्यूपेंट क्लास यानी कि भोगवटदार 1 जो मैंने आपको बताया था ऊपर, और ऑक्यूपेंट क्लास 2 यानी कि भोगवटदार 2। इसका मतलब क्या होता है कि जो लैंड है ना वो गवर्नमेंट ने दिया है ना, मार्जिनल फार्मर्स को, यानी जो फार्मर्स के पास नहीं था भूमि उनको दिया है, ठीक है। अब ये वाली जो भूमि होती है ना वो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के किसी को बेच नहीं सकते, भाड़े पे नहीं दे सकते, या फिर गिरवी नहीं दे सकते, है ना। अगर किसी को दान भी उन्हें देना है तो पहले ना परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ये भी समझ गए। प्रॉपर्टी कार्ड हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड है ना, लैंड है, ठीक है, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर्टी कार्ड पे, ठीक है। एंड दिस डॉक्यूमेंट शोइंग ओनरशिप राइट्स एंड द एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी इज मेड अवेलेबल फ्रॉम द अर्बन रिकॉर्ड्स, अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स। यानी कि देखो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो भूमि है ना वो किसके पास किसके नाम से है और इसका एरिया क्या है, राइट। और ये कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा आपको, फ्रॉम अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स। यहाँ से आपको जो खेती जो अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स रहेगा वहां से ही अवेलेबल हो जाएगा। इट हैज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन होती है, तो सर्वे नंबर होता है, प्लॉट नंबर होता है, अमाउंट ऑफ टैक्स आप कितना टैक्स भर रहे हो, ये सारी चीजें वहां पर होती हैं, है ना। एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी एसेस एंड राइट टू एसेस, ये सब कुछ वहां पे होता है। आप देख लीजिए ये है आपका प्रॉपर्टी कार्ड, बस इसे देखना है। और इसमें क्या क्या लिखा है इस पर आप ज्यादा ध्यान मत दो, बस इसको देख लो, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है यहाँ से आप देख लेना, राइट। चलो बच्चों, तो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया। फिर देखो यहाँ पर ना एक और बात दी गई है, ये जरा ग्राफ जो दिया है ना इसको हम देखते हैं, जनरल लैंड यूज एंड इट्स चेंजेस इन इंडिया। मतलब देखो कैसे जो लैंड का यूज है ना वो चेंज हो रहा है। आप देखो ये हमारा 1990 और 91 का है, 2000 और 2001 का है, 2010 और 11 का है। देखो कैसे चेंज हो रहा है। 1990 और 1991 में फॉरेस्ट के लिए कितनी भूमि उपयोग में लाई जाती थी, देखो 20 से आगे यानी लगभग 21-22 तक। फिर नॉन एग्रीकल्चर के लिए देखिएगा कितनी भूमि लाई जाती थी परसेंटेज में, देखो 100 में से परसेंटेज यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, परसेंटेज है ना, बिल्कुल। देखो 5 के आगे यानी 6-7% के लगभग वो नॉन एग्रीकल्चर भूमि होती थी। पास्चर लैंड कितना होता था, इतना होता था। अदर नॉन एग्रीकल्चर इतना होता था। और जो आपका फैलो लैंड है यानी बस खाली इतना, ठीक है। और ये देखो टोटल एग्रीकल्चर लैंड कितना, यहाँ तक है पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे लैंड के जो यूजेस हैं उसमें हमें कितना चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, बस मुझे यही दिखाना था, आप देख लो। और बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज, यानी लैंड यूज को कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो रूरल लैंड यूज को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और अर्बन वाले को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। सो रूरल वाला देख लेते हैं। तो क्लाइमेट, सॉइल, टाइप ऑफ स्लोप, ठीक है, वो ढलान है कि नहीं है, कैसा है, इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई का जो फैसिलिटी है वो है कि नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज। एंड अर्बन में लोकेशन एंड साइट, लोकेशन कैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज, हाउसिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड प्ले ग्राउंड्स एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, एंड यहाँ पर भी गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है स्टूडेंट। आप देख सकते हो ये चैप्टर आपका होता है यहाँ पर फिनिश्ड। ये देखो यहाँ पे सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। 2003 में ऐसा कुछ दिखता था ऊपर से। फिर 2010 में एरिया वही है, देखो ऐसे दिख रहा है, और देख रहे हो कि नहीं, अच्छे से देखते रहो। फिर 2017 में ये ऐसे दिख रहा है। तो देख रहे हो कितना चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो लैंड का यूज है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है बच्चों। चलो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। इसके अलावा आपका ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स विद क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीटेड है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ और आपका क्या कंप्लीटेड है, सिविक्स भी कंप्लीटेड है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और सुनो यहाँ पर मैथमेटिक्स भी आपका हो चुका है। मैथमेटिक्स के वीडियोस आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो प्रैक्टिस इट बाय एसके क्लास, ये नाम डालिएगा, आपको मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस मिल जाएंगे पूरा लाइन से, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते।